नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को उदयपुर में बेरहमी से कत्ल किए गए टेलर कन्हैया लाल के घर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को 51 लाख रुपए का चेक सौंपा और कन्हैया के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। मुख्यमंत्री ने मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में एक तरफ जहां आरोपियों को जल्द पकड़ने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पता लगाने के लिए शाबाशी दी, तो ये भी कहा कि एनआईए जल्दी से जल्दी केस की जांच करके उन्हें सख्त सजा दिलाए। सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में इसे जघन्य हत्या बताते हुए कहा कि इसने प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। गहलोत ने आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात कहते हुए पुलिस के काम को अच्छा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पुलिस और एसओजी ने अच्छा काम किया। एक तरफ हत्यारों को पकड़ लिया और दूसरी तरफ मालूम कर लिया कि इनका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध है, इसलिए अब जाकर पिक्चर के अंदर एनआईए आई है और केस को अपने हाथ में ले लिया है। फिर भी हमारी एटीएस एसओजी सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह हमने पॉक्सो एक्ट के तहत 9 लोगों को फांसी दिलाई है, यह केस भी बहुत संगीन है। इसी तरह एनआईए समयबद्ध तरीके से 1 महीने में सजा दिलाए। सभी लोगों की भावना है कि जल्द सजा मिले। देश में आक्रोश है। यह पूछे जाने पर कि क्या पुलिस ने चूक की, समय रहते सुरक्षा दी गई होती तो कन्हैया लाल जिंदा होते, तो इस पर गहलोत ने कहा कि एनआईए हर पहलू से जांच करेगी, सारी बातें पता चल जाएंगी। किसी ने लापरवाही की या क्या हुआ, जांच में सब आ जाएगा। इस प्रकार से कन्हैया लाल की निर्मम हत्या हुई है, ये बहुत गंभीर है और कई सवाल उठते हैं। उन्हें चिंता थी कि उनकी जान ली जा सकती है। उन्होंने सुरक्षा मांगी, सुरक्षा दी नहीं गई। और फिर उससे भी ज़्यादा चिंताजनक है कि किस प्रकार से ये 2 युवक एक आतंकी सोच के साथ खुलेआम सरेआम जाकर उसकी हत्या करते हैं, वीडियो पोस्ट करते हैं, आगे धमकियां देते हैं। ये मानसिकता वहां पर पनपी कैसे? वहां क्या माहौल है राजस्थान में कि इस प्रकार की मानसिकता बढ़ सकती है? और जिस प्रकार के हालात हम लगातार राजस्थान में देख रहे हैं, ये दिखता है कि वहां की प्रशासन जो है कहीं ना कहीं प्रशासनिक काम कार्य को छोड़ के राजनीति कर रही है और वर्ग विशेष की राजनीति कर रही है। और उनके मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। उन्होंने ज़्यादा समय तो शायद दिल्ली में बिताया अपने नेता के लिए, जो भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जांच हो रही है। तो अगर आप मुख्यमंत्री है तो आपको राज्य की चिंता करनी चाहिए, राज्य के लोगों की अपेक्षाओं की चिंता करनी चाहिए। तो ये बयान देकर कि निंदनीय है, इससे नहीं, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा और समझाना भी। देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री और स्वयं गृह मंत्री हैं, वो परिवार से मिले, वो तो ठीक है, उसके लिए तो ना, लेकिन ये कार्रवाई जो आज परिवार से मिलकर जिस बर्बरपूर्ण तरीके से, और वो भी ऐसे लोग जो आईएसआई से लिंक है, उन्होंने जिस तरह का मर्डर किया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और जो गृह मंत्री है, अगर वो पूर्व में सावधानियां बरतते और जिस तरह से कन्हैयालाल टेलर ने उनको लिखित में भी एफआईआर दर्ज कराई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि मेरे को खतरा है, तो ये घटना नहीं घटित होती। और मैं ये कहना चाहूँगा, वो अभी फास्ट ट्रैक एनआईए पर भी क्वेश्चन लगा रहे हैं। भाई, आपकी व्यवस्था जो एजेंसियाँ हैं आपने हैं, वो तो फेलियर हो गई है, और एनआईए के बारे में तो उनको कहीं कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें विश्वास है ये केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, एनआईए को दिया है, उसमें वो पूरे के पूरे तथ्य और प्रत्यक्ष जो लोग शामिल है वो सामने आएंगे। और फिर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को सोचना पड़ेगा कि उसकी घोर लापरवाही, जो कानून व्यवस्था को उन्होंने चौपट किया, उसके परिणाम न केवल राजस्थान को लेकिन पूरे भारत देश को उसको भुगतने के लिए इस तरह से असामाजिक तत्व कहे, आतंकवादी कहे, उनको कहीं न कहीं शरण मिली हुई है। बहुत ही निंदा करने योग्य घटना है। जितनी भी निंदा की कम की जाए, भर्त्सना की जाए कम है। हम फांसी की सजा की डिमांड करेंगे और हम उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करें, उनकी बर्खास्तगी की जाए और उन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत मुकदमा चलाया जाए, जिन लोगों ने इस घटना को जानबूझ करके इग्नोर किया है। एक बेचारे कन्हैया लाल की जो निर्मम हत्या हुई है, पूरी पार्टी, हमारी पूरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी दुखी है और हर स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, इसलिए लगातार हम लोग निर्देश दे रहे हैं, सतर्कता बरत रहे हैं। लेकिन जो राजस्थान में घटा है वो दुखद है और हम चाहते हैं कि
पीड़ित परिवार को हर स्थिति में उनकी मदद हो और जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा मिले, और जो पुलिस वालों ने लापरवाही बरती है, अधिकारियों ने लापरवाही बरती है, उन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा चले, उनको भी सजा मिले, उनकी बर्खास्तगी हो। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देता है। गिरिराज गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। और विनोद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज़ पर। अब विनोद जी, मैं शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। सर, राजस्थान में जो घटना हुई है, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें आपको गलती किसकी नजर आ रही है? क्योंकि अशोक गहलोत से अगर आप बात करेंगे या पूछेंगे तो उनका अब रटा रटाया जवाब है कि हमारी पुलिस ने तो आरोपियों को बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया था, तो पुलिस की तो कोई गलती ही नहीं है। क्या वाकई में गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है? और क्या ये घटना वाकई में रोकी जा सकती थी? विनोद जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। प्रदीप जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो हेलो प्रदीप भटनागर जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। प्रदीप भटनागर जी, NIA से मांग कर रहे हैं अशोक गहलोत की जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाया जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। यानी कि अशोक गहलोत ने अब जो गेंद है वो आपके पाले में डाल दी है, क्योंकि NIA को राजस्थान में भेजा किसने? देखिए, NIA की बात यह है कि दिखा कहीं कि राजस्थान सरकार इन दंगे जो राजस्थान में हो रहे हैं उसको लेके कहीं असफल है। और देखिए, अगर प्रदेश के अंदर शांति चाहिए थी, देश में शांति चाहिए थी, तो NIA की इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी थी। और उसे इमीडिएटली इसलिए खाना किया गया कि जो भी न्याय हो और जनता को बीच में ये भी संदेश जाए कि केंद्र सरकार प्रदेश के साथ मिलकर जो भी ये वक्तव्य, जो भी ये हत्याकांड हुआ है, इसको सुलझाया जाए और न्याय मिले। क्योंकि एक संदेश देना है प्रदेश के, देश के अंदर कि कानून व्यवस्था है अभी, और कानून से आगे कोई नहीं है। और बाकी अगर ये बात आप कहते हैं कि अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि ये केंद्र के पाले में, ये राजनीतिकरण नहीं करना चाहती केंद्र सरकार, और हम भी यही करेंगे कि अशोक गहलोत जी को भी शोभा नहीं देती है ये राजनीतिकरण करने का तरीका जी। क्योंकि प्रदेश में शांति बहुत जरूरी है। क्योंकि 2022 में ही 18 दंगे हो चुके हैं, और पिछले साल जो देखा जाए आंकड़े तो उसमें कई हो चुके हैं। ऐसा क्यों? राजस्थानी दंगाग्रस्त क्यों है? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इस पे ये राजस्थान सरकार को बोलना भी चाहिए कि आप किस चीज पे ढील, या किसको ढील दे रहे हैं, या किसको आप ढील देना चाहते हैं, कि जो कि आपकी कानून व्यवस्था धूमिल होती जा रही है। एक राजस्थान शांति प्रथा प्रदेश, जहाँ पे बड़े और छोटे को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, जहाँ सबसे आए हुए टूरिस्टों की सबसे ज्यादा आवभगत होती है, विदेशी सबसे ज्यादा राजस्थान घूमने आता है, क्योंकि वहां का राजस्थान का जो नागरिक है वो अपने मेहमान को बहुत बड़ा मान सम्मान देता है, और उन्हें हुक्म बोल के, जैसे एक राजा को हुक्म बोल के आधा सत्कार देता है, उस तरीके से वो सत्कार करता है। मगर इस राजस्थान में आज क्या हुआ, तो आज ये कंडीशन आ गई है। इस चीज पे राजस्थान सरकार को देखना चाहिए था। वो तो आप पर आरोप लगा देते हैं ना भटनागर जी कि ये सांप्रदायिक दंगे फैलाने का काम ही बीजेपी कर रही है। उनका तो सीधा साधा सा ये बात है कि 2014 के बाद से ये हिंदू मुसलमान के बीच जो खाई बढ़ी है वो बीजेपी ने बढ़ाई। उनका तो आरोप यही रहता है, वो तो बार बार यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री आगे आए, अपील करें, लोगों से शांति बनाए रखने की बात कहें। तो एक बार सरकार से, राजस्थान सरकार से ये भी पूछ लेना चाहिए, गहलोत सरकार से, कि जहां सबसे ज्यादा प्रदेश में मुसलमान और हिंदू रहते हैं, जिसकी आबादी 24-25 करोड़ की, वहां दंगाग्रस्त क्यों नहीं है? और जहां 6 करोड़ की आबादी है वहां दंगा सबसे ज्यादा क्यों है? और जहां मुस्लिम समुदाय की सबसे संख्या बहुत जीरो है हिंदू संख्या के आगे, तो ये क्यों है ऐसा? वहां पे छत्तीसगढ़ में दंगा क्यों नहीं है? पंजाब में दंगा क्यों नहीं है? हरियाणा में दंगा क्यों नहीं है? और राजस्थान में क्यों है सबको छोड़ के? क्या जो कन्हैया की हत्या करी, क्या वो भाजपा ने भेजा था? सरकार का जवाब देना चाहिए। अच्छा, ये आप ये भी समझिए, क्रेडिट लिया जा रहा है कि NIA की एंट्री तब हुई है जब पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी, उनकी SOG लगी हुई है इस मसले की जांच पड़ताल में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजस्थान पुलिस ने खोज निकाले, तब जाकर आप NIA भेज रहे हैं क्रेडिट लेने के लिए। क्रेडिट लीजिए, खूब लीजिए,
राजस्थान सरकार जितना मर्जी लीजिए, मगर प्रदेश के अंदर शांति दीजिए। जो कत्लेआम हो रहा है उसको शांति दीजिए। जो एक तत्व आतंकवाद पे और दंगे में आगे बढ़ा हुआ है उसको शांत करने का तरीका ढूंढिए। आज राजस्थान की ये मांग है, राजस्थान के लोगों की यही मांग है, शांति शांति शांति। आप क्रेडिट लीजिए, क्रेडिट कार्ड लीजिए, आप खूब गोल्ड मेडल लीजिए शांति के, मगर आप बदनाम मत कीजिए राजस्थान को, जिससे चलिए। कि वहां का टूरिस्ट ही जाना बंद हो जाए। ठीक है गिरिराज जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। ठीक है, वो सीधे से कह रहे हैं प्रदीप जी कि आपको क्रेडिट लेना है आप लेते रहिए। चलिए मान लेते हैं पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध खोज निकाले, सब कुछ आपकी पुलिस ने किया, एनआईए ने बहुत बाद में एंट्री ली है, लेकिन अंततः जो मकसद है वो ये होना चाहिए कि राजस्थान में शांति बनी रहे, जो कि अभी नजर नहीं आ रही है। 3 महीने में 3 बड़े ऐसे कांड हो जाना, ये गहलोत सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि एनआईए जो है वो एंट्री जो हुई है वो हमारी उपलब्धि के बाद हुई है। ये सोशल मीडिया पे और इस पे फेक न्यूज़ें जो चलती है वो चल रही होगी। आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा है कि एनआईए को पूरा एसओजी और एटीएस जो बनाई है, जो उस केस को हैंडल कर रही है, पूरा सहयोग करेंगे और किसी प्रकार की कोई अगर लिंक है उसको बाकी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने एनआईए से रिक्वेस्ट की है कि 1 महीने के अंदर अंदर सारी छानबीन करके, क्योंकि जो तार है उनकी जरूरी है, इसलिए छानबीन करके 1 महीने में इसको फांसी की सजा दिलाएंगे। पिछले टाइम में आपने देखा होगा राजस्थान में जो इतने जघन्य अपराध हुए, 9 लोगों को फांसी के फंदे तक सरकार ने पहुंचाया। ऐसा नहीं है, और इसको भी स्पेशल स्कीम के तहत जो है वो केस को लिया गया। अब घटना जो हो गई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये मानता हूं कि देश के अंदर ये तालिबानी संस्कृति का प्रवेश जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आज जो समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा, एनआईए के अधिकारियों ने जो कहा, उनके हवाले से जो छपा है कि ये एक योजनाबद्ध तरीके से अपने आप को डिफेम करने के लिए क्राइम किया गया है लोकल स्तर के ऊपर। वह व्यक्ति जिसने क्राइम किया वो, आप देखिए, अगर मजबूत होता तो वो भागता नहीं, वो अपना हुलिया छिपा के मोटरसाइकिल पे दोनों व्यक्ति भाग रहे थे। उनको उदयपुर से 60-70 किलोमीटर दूर जाके राजसमंद में भीम कस्बे में जाके उसको पुलिस ने अरेस्ट किया 4-6 घंटे के अंदर अंदर। मुख्यमंत्री जी खुद उस परिवार से मिलने उदयपुर गए। आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं गया होगा, देश में ऐसे उदाहरण बहुत कम होंगे। पूरा सिस्टम जो है मुख्यमंत्री जी ने जो दौरा था जोधपुर का वो कैंसिल किया, जयपुर आए, हाई लेवल की मीटिंग बुलाई, अधिकारी को निर्देश दिए, वहां के तत्कालीन एसएचओ को और बीट इंचार्ज को सस्पेंड किया, कल एसपी को और रेंज आईजी को बदल दिया। अगर पुलिस की लापरवाही सामने आएगी तो आप ये मान के चलिए, पहले भी सरकार ने फैसले किए हैं, कई पुलिस अधिकारियों को टर्मिनेट किया है, कई एसएचओ को टर्मिनेट किया है, कई आरपीएस अफसर को टर्मिनेट किया है। सरकार कहीं बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर कन्हैयालाल की जो हत्या हुई है उसके अंदर जो शामिल है, जिन्होंने लापरवाही बरती है, चाहे कोई पुलिस अधिकारी हो, कितना ही बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन अगर आप कन्हैयालाल वाले मसले की बात कर रहे हैं तो ये तो फेक न्यूज़ नहीं है ना कि अशोक गहलोत ने कहा है कि एनआईए को जल्द से जल्द इस मामले में आगे की कार्रवाई करके 1 महीने के अंदर आरोपियों को सख्त सजा दिलवानी चाहिए। ये तो आप मान रहे हैं ना, यानी कि अशोक गहलोत कहीं ना कहीं अब पूरी की पूरी गेंद किसी और के पाले में डाल रहे हैं। वो किसी और से अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ एनआईए दिलवाएगी अब सजा। वो उसके परिवार की भी ये डिमांड है कि इसको जितना जल्दी सजा मिले उतना जल्दी जो है। राजस्थान सरकार जी मैं बोल दूं, फिर उसके बाद आप बोल लेना, पहले मैं बोल दूं। मैं सर सवाल आपसे ही है मेरा। हाँ, राजस्थान सरकार की पुलिस ने राजस्थान सरकार को क्या नाम रोशन करने के लिए जब पकड़ लिए हत्यारे, तो डीजीपी और डीआईजी का और एसएसपी का तबादला क्यों किया गया? जब क्रेडिट पूरा सरकार लेना चाहती है पुलिस के माध्यम से, तो देखिए भट्टागर जी, वो क्राइम होने के बाद में उनको अरेस्ट करना पुलिस की जिम्मेदारी थी। मुख्यमंत्री जी ने जो डायरेक्शन दिए जोधपुर से जयपुर आने के पहले, उसके ऊपर अधिकारियों ने जो कार्रवाई की, वो एक प्रक्रिया है मुलजिम को अरेस्ट करने का, क्रेडिट लेने की बात नहीं है। एसपी को, आईजी को इसलिए हटाया गया है कि क्योंकि कन्हैयालाल जी ने जो एप्लीकेशन दी थी
कि मेरी जान को खतरा है, उसके ऊपर जो प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को जो कार्रवाई करनी थी, उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती गई है। क्यों नहीं हटाया गया? हाँ, हम ये मानते हैं। थाना इंचार्ज क्यों नहीं किया? किसके लिए कह रहे हैं आप? थाने इंचार्ज ने बुलाया और दोनों को बुलाया, उसमें क्या कार्रवाई हुई थी? आप तो बड़े अधिकारियों पे नहीं, आपने मेरी बात, आप पूरी बात नहीं सुनी मेरी। आपने सुना नहीं कि तत्कालीन जो SHO था, जो बीट इंचार्ज था, दोनों को सस्पेंड किया है और उनके खिलाफ जांच हो रही है। अगर वो दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैं ये कहता हूँ कि उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। ये आप गिरिराज जी मानते हैं कि अगर समय रहते ये चीजें संभाली गई होती तो शायद इतना बड़ा हत्याकांड होता ही नहीं और शायद कन्हैया लाल आज जिंदा होते? क्या आप इस बात से सहमत हैं? पहले सांठगांठ कर दी गई, आपसी समझौता करवा दिया गया। लापरवाही हुई है, पुलिस के इस तरह से लापरवाही हुई है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। अगर पुलिस थोड़ा सा भी इसको संवेदनशीलता के साथ लेती तो कन्हैया लाल जी की हत्या नहीं होती। नहीं, ये देश की पुलिस का हाल है। ये चलिए गिरिराज जी और प्रदीप जी, थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर मैं रोक रही हूँ। चलिए अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। राजस्थान में कानून व्यवस्था के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही अशोक गहलोत ने जो बयान दिया है कि NIA जल्द से जल्द कन्हैया लाल के आरोपियों को सजा दिलाए, इस पर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि विपक्षी दल यानी कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल है, वो ये बात कह रही है कि अशोक गहलोत से राजस्थान की कानून व्यवस्था संभल नहीं रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को उदयपुर में बेरहमी से कत्ल किए गए टेलर कन्हैया लाल के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को 51 लाख रुपए का चेक सौंपा और साथ ही कन्हैया के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी का देने का वादा किया है। मुख्यमंत्री ने मुलाकात के बाद मीडिया से भी बातचीत में कहा कि एक तरफ जहां आरोपियों को जल्दी पकड़ने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पता लगाने के लिए हमने पुलिस को शाबाशी दी है, तो NIA जल्दी से जल्दी केस की जांच करे और उन्हें सख्त सजा दिलाए, ये मांग भी हमारी है। CM अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में ये बात कही है कि प्रदेश ही नहीं पूरे देश को इस हत्याकांड ने हिलाकर रख दिया है। गहलोत ने आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात करते हुए पुलिस के काम को अच्छा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पुलिस और SOG ने अच्छा काम किया है। एक तरफ हत्यारों को पकड़ लिया और दूसरी तरफ मालूम कर लिया कि इनका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध है, इसलिए NIA अब जाकर पिक्चर के अंदर आई है और केस को अपने हाथ में ले लिया है। हमारी ATS SOG सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह हमने पॉक्सो एक्ट के तहत 9 लोगों को फांसी दिलाई है, यह केस भी बहुत संगीन है। इस तरह NIA समयबद्ध तरीके से 1 महीने में सजा दिलाए। सभी लोगों की भावना है कि जल्दी सजा मिले। देश में आक्रोश है। यह पूछे जाने पर कि क्या पुलिस ने चूक की, समय रहते सुरक्षा दी गई तो कन्हैया लाल जिंदा होते, गहलोत ने कहा कि NIA हर पहलू से जांच करेगी तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बताइए गिरिराज जी, मैं आप ही का रुख करूंगी। मेरा सवाल आपसे यही था सर कि अगर समय रहते चीजें सुधार ली गई होती तो क्या वाकई में कन्हैया लाल जिंदा होते? हालांकि अशोक गहलोत से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि NIA की जांच में सारी चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी। देखिए, आपने जो कहा मैं ये मानता हूँ कि स्थानीय स्तर के ऊपर पुलिस से कहीं ना कहीं चूक हुई है और NIA की जांच के अंदर वो सब सामने आ जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि पहले भी राजस्थान के अंदर मैंने बताया कई RPS अफसर को, कई IAS अफसर को, कई SHO को, कई CIs को बर्खास्त किया गया है और इस केस के अंदर भी यदि उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई तो सरकार सख्त फैसला करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही, जब व्यक्ति कोई कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है, इस तरह से मेरे पीछे लगे हुए हैं और उसके बाद थाने में बिठा के और उनको आपस में समझौता करा दें और फिर उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दे, ये बहुत लापरवाही है। मैं मानता हूँ स्थानीय स्तर पे, और इसके अगर इनके लापरवाही साबित हुई तो इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और होगी कार्रवाई। चलिए विनोद शुक्ला जी, आपका मैं अब रुख करना चाहूंगी। सर, मैं आपसे सवाल कर रही थी, उस समय शायद आप तक आवाज़ नहीं पहुंची थी, कि जो कुछ भी राजस्थान में हुआ, क्या अशोक गहलोत की साख पर बट्टा लगा है? क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है और 3 महीने में 3 बड़े कांड होना या 3 बड़े दंगे होना इस बात की तस्दीक करते हैं कि कानून व्यवस्था संभाल नहीं पाई गहलोत सरकार।
देखिए पल्लवी, ये जो साख पर बट्टा लगने वाला फ्रेज है ना, वो अशोक गहलोत पर सूट नहीं हो रहा है। जी। मतलब अशोक गहलोत की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के साख बची नहीं है। मतलब इस तरह का फेल्योर निश्चित तौर पर नहीं होता है कि लगभग पिछले 2-3 महीने से, अगर आप रामनवमी से लेकर के अब तक का हाल देखें जी। तो राजस्थान में हर दूसरे, तीसरे या चौथे कोई न कोई घटना हो रही है। जी जी जी। उदयपुर संभाग में ही पिछले 2 महीने में 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु नहीं, 3 लोगों की हत्या की जा चुकी है और कमोवेश ऐसा ही क्रूएल था। इसके पहले एक राहुल भट्ट करके व्यक्ति था जिसकी हत्या हुई, और एक और का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है जिसकी हत्या कर दी गई। तो ये लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो इसमें साख पर बट्टा लगना नहीं, साख ही नहीं बची है, ये पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है। और एक और बात मैं पल्लवी कहना चाहूंगा कि आप कब तक प्रशासन पुलिस वाले को, आईएएस को, आईपीएस को जिम्मेदार ठहराना जानेंगे? कब राजनीतिक लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे? जी। राजनीतिक लोग ही इनको गाइड करते हैं कि आप इस एडमिनिस्ट्रेशन को, और ये इलेक्टेड लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितना ये सेलेक्ट हुए लोगों की जिम्मेदारी है। जब ये समझौता कर लिया गया था, जब ये समझौता हो चुका था और ये कन्हैया लाल के बारे में उसके पड़ोस के लोग ही टिप ऑफ कर रहे थे, बता रहे थे, उसके बावजूद लापरवाही बरती गई। 2 दिन पुलिस उसके दुकान के आगे आकर खड़ी हुई, उसके बाद गायब हो गई। अब मैं इसका आपको दूसरा उदाहरण दे रहा हूं कि इस घटना के बाद जो लोग परपेट्रेटर्स हैं, मतलब जिन लोगों ने हत्याएं की है, उनके यहाँ पुलिस का जमवाड़ा लगा दिया गया है कि उन पर कुछ ना हो पाए। तो आपके इंटेंशंस क्लियर हैं, आपके इंटेंशंस क्लियर हैं कि आप एक समाज की हत्या को प्रोत्साहित करते जाइएगा और दूसरे लोगों के लिए आपका दूसरा स्टैंडर्ड होता है। चाहे ये रामनवमी वाला कांड हुआ हो, चाहे हनुमान जयंती वाला कांड हुआ हो, जहां पर भीड़ ने पत्थर इकट्ठा करके रखे थे, उस पर मार किया गया, कंपनसेशन उन्हीं लोगों को दिया गया जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, मुकदमे उन्हीं लोगों के ऊपर लिखे गए जो विक्टिम थे। तो ये एक बड़ी खराब सी स्थिति हो गई है। और जो अभी एनआईए अचानक वहां पर पहुंच गई है और उसने यूएपीए में मुकदमा दायर किया, अगर एनआईए नहीं पहुंचती तो इस मामले को एक सामान्य घटना बता करके राजस्थान सरकार नहीं, अशोक गहलोत ने सर कन्हैया लाल के घर जब पहुंचे थे, उसके बाद मीडिया से जब वो रूबरू हुए तो उन्होंने ये बात बोली है कि हमारी पुलिस टीम को हम शाबाशी देते हैं कि उन्होंने एक तो आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की और दूसरा इन आरोपियों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निकाल लिए। एनआईए की तो अब जाकर पिक्चर में एंट्री हुई है, ये बात बोली है अशोक गहलोत ने। यानी कि उनके हिसाब से आधी से ज्यादा चीजें तो वो कर चुके थे, एनआईए तो बहुत बाद में आई है। नहीं, ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है प्रधान मुख्यमंत्री के नाम पर। मेरी जहां तक जानकारी है, घटना के अगले मतलब कुछ घंटों में ही एनआईए को सक्रिय कर दिया गया था। और ये जो रिपोर्ट है कि इसका अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है, ये भी एनआईए की रिपोर्ट है। अगर राजस्थान पुलिस की रिपोर्ट देखिए, मैं राजस्थान पुलिस को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं कोई भी पुलिस, अगर उसको घटना, कोई भी क्राइम होता है, अगर उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता और खुली छूट है बिना किसी बायस के इन्वेस्टिगेट करने का, चाहे वो राजस्थान की पुलिस हो चाहे किसी प्रदेश की पुलिस हो, मैं किसी पुलिस वाले पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। मैं जो प्रशासनिक मंशा के लोग हैं, जो पॉलिटिकली इलेक्टेड लोग हैं, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग हैं, मैं उनकी मंशा पर वो कर रहा हूं। उनकी मंशा लगातार पक्षपातपूर्ण रही है। पुलिस को तो आप छोड़ दीजिए, पुलिस तो एनआईए नहीं भी होगा तो खोज के ला देंगे सारा मसला। पुलिस 3 दिन तक कन्हैया लाल के घर पर रही और चली गई। क्यों चली गई, किसके कहने पर चली गई? अगर इस तरह के इंस्ट्रक्शंस होते कि नहीं, उसकी जान को खतरा है, तो वहां से पुलिस नहीं हटनी चाहिए। वो 6 दिन से दुकान नहीं खोल रहा था, जिस दिन दुकान खोला उस दिन उसको मार दिया गया। अब इससे ज्यादा स्पष्ट और बात क्या हो सकती है, इससे ज्यादा ऑब्वियस और क्या उदाहरण हो सकता है कि लापरवाही हुई। और लापरवाही कांस्टेबल के लेवल पर नहीं होती है, लापरवाही बड़े अधिकारियों के लेवल पर होती है। बड़े अधिकार लापरवाही नहीं,
उसको दूसरा शब्द दिया जाता है, और उनको इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आते हैं? किसी डीएम को, किसी एसपी को या किसी डीजीपी को पॉलिटिकल लीडरशिप बताती है कि कैसे काम किया जाए। तो ये एक बड़ा मसला है। इसमें कोई अपनी पीठ थपथपाए, कम से कम पॉलिटिकल लीडरशिप अगर पीठ थपथपाए तो उचित नहीं है। इसमें अगर गिरफ्तार भी कर लिया गया तो उस व्यक्ति की जान गई है। 51 लाख रुपए ले करके आप अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि एक छोटा सा एक्स एमएलए जिसको दिल्ली का कपिल मिश्रा, उसने 1.25 करोड़ रुपए उसी परिवार को जाकर के दान किया, और क्लाउड फंडिंग से सरकार 51 लाख रुपए देकर के अपनी पीठ थपथपा रही है। मतलब ये तो अजब हास्यास्पद बात है। गिरिराज जी, मैं आ रही हूँ प्रदीप जी आपके पास। एक बार गिरिराज जी से मैं ये इन तमाम सवालों के जवाब ले लूं। बताएंगे गिरिराज जी? ये भी पूछ लेना कि नौकरी कब दे रहे हैं उन दोनों बच्चों को। ठीक है, गर्ग साहब आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है आवाज मेरी। बताइए। अभी जो महाशय बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि डीजीपी को और उसको डायरेक्शन मुख्यमंत्री देते हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि पुलिस जो स्थानीय स्तर पे रहती है, क्या एक एक पुलिस के उस कर्मचारी को डायरेक्शन दिए जाते हैं क्या? एक एक केस में, एक एक परिवाद में? आप कैसी बात मजाक वाली कर रहे हैं? और आप ये कह रहे हैं कि एनआईए की टीम तो तुरंत पहुंच गई थी। और दूसरा नहीं, आप सुनिए पहले, मैंने आपकी बात सुनी है। और आप जो कह रहे हैं ना, अगर आप सुनिए तो कोई पूरी बात, आपकी बात मैंने सुनी है ना पेशेंट से, आप सुनिए तो। नहीं गिरिराज जी, आप समझे नहीं। ये जो बातें बोली हैं वो राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला जी ने कही हैं, और अभी जो बोल रहे हैं वो प्रदीप भटनागर जी आपको बोल रहे हैं। वो मैं बताऊं, उनका जो विश्लेषण है ना, वो मैं उचित नहीं मानता। अधिकारी जो बैठा हुआ है, जो लापरवाही कर रहा है, जो उन क्रिमिनल लोगों के साथ अगर मिला हुआ है, तो आप कैसे सुने हुए लोगों को दोष दोगे? अगर वो क्राइम करने के लिए आया, क्राइम किया है और अधिकारी ने लापरवाही बरती है। कन्हैयालाल जी ने जो शिकायत की थी, जो शिकायत एसएचओ के टेबल पर रखी हुई थी, जिस पे एक्शन नहीं हुआ, वो जिम्मेदार नहीं है। ये कह रहे पुलिस मैं जिम्मेवार नहीं मानता हूँ, ये कैसी बात कर रहे हैं? पुलिस जिम्मेवारी नहीं मानते हैं? सीधे मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री जाके थाने में बैठ के कैसी हादसापद बात कर रहे हैं आप विश्लेषण करिए तो सही कि जो पुलिस का जवान था, जो पुलिस का कांस्टेबल था, हेड कांस्टेबल था या एसएचओ था, उस इलाके में जो बैठा हुआ था, जिसको कन्हैयालाल जी ने जाके अपनी पीड़ा बताई, लिखित में उनको बताया कि इस तरह से मेरे को धमकियां मिल रही है, इस तरह से मेरी जान को खतरा है, तो उसके ऊपर एक्शन कौन लेता? वो एसएचओ लेता नहीं, उसने नहीं लिया, इसका मतलब उसकी लापरवाही है, उसके खिलाफ एक्शन होगा। मैं तो कहता हूँ उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। और राजस्थान की जो आप बात बता रहे हैं ना, राजस्थान के अंदर कितना संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री जी एक्शन ले रहे हैं, जिस तरह से कानून व्यवस्था को अपने चाक चौबंद कर रखी है। जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं ना, उनके मंसूबे राजस्थान में पूरे नहीं हो रहे हैं, इसलिए छटपटा रहे हैं बुरी तरह, इसलिए राजस्थान सरकार को बदनाम करने का प्रयास। और आपने जो करौली दंगे की चर्चा की विनोद जी, उस करौली के अंदर योजनाबद्ध तरीके से मेरा एक बात बता दीजिए, आप जिसकी बात कर रहे हैं 6 करोड़ आबादी से, जहाँ जो बहुसंख्यक हैं और वो केवल जो अल्पसंख्यक हैं वो केवल 8% हैं। ऐसा क्योंकि 8% और 6%, सॉरी 6 करोड़ में केवल 8% अगर लोग जो जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो उन्होंने ऊपर दांडव क्यों मचा रखा है? थोड़ा बता। अरे आप सुनिए तो सही मेरी बात, आप मैं बता रहा हूँ ना आपको, अरे आपको मैं बता रहा हूँ ना, आप अपडेट नहीं है। तो 8% तांडव क्यों मचा रखा है? आप अपडेट नहीं है, आप सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही, आप विश्लेषण कर रहे हैं, आप मुझे लगता है किसी विचारधारा से समझ कर। अरे सर, प्रदीप भटनागर जी बात कर रहे हैं आपसे गिरिराज जी, वो बीजेपी के हैं सर। तोहमत लगा रहा हूँ आपको, भाजपा की तरफ से इल्जाम लगा रहा हूँ आप पे मैं। हाँ तो आप भारतीय जनता पार्टी के समझ रहे हैं, आप विश्लेषण नहीं है, आप भारतीय। एक मिनट रुक जाइए प्रदीप जी, एक मिनट पहले तो मुझे क्लियर कर लेने दीजिए। गिरिराज गर्ग जी, आप समझ ही नहीं रहे हैं। अभी इतनी देर से विनोद शुक्ला जी बात नहीं कर रहे हैं, प्रदीप भटनागर जी आपसे बात कर रहे हैं, और वो तो है ही बीजेपी के प्रवक्ता। उन पर आप क्या एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हैं? तो प्रदीप जी को बीच में आप इनको इंटरव्यू करने के लिए किसने कहा? जब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, इनकी बात मैंने पूरी सुनी थी, विनोद जी की बात मैंने पूरी सुनी थी, तो मेरा वजन तो ले लो।
ठीक है, अब प्रदीप जी एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। प्रदीप जी 2 मिनट का वक्त दें सर, 2 मिनट का वक्त दें, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है गिरिराज जी, ठीक है, आराम से बात कर लेते हैं। चिंता मत कीजिए। भटनागर जी रुक जाइए। करौली के अंदर जयपुर शहर की जो महापौर है उसके पति मुलजिम है नामजद, जो आगे चेयरमैन रहे हुए हैं करौली के नगर पालिका के। अलवर के अंदर पहलू खां की जो हत्या हुई थी उसमें आरएसएस और बीजेपी के नामजद लोग हैं। जिस पहलू खां को अलवर में मारा था, सड़क के ऊपर काटा था, वो बीजेपी के लोग थे खा गए। आप किसको कह रहे हो ये बात? बंद करिए। आप अलवर में भारतीय जनता पार्टी के आपके हाथ बंधे हैं क्या गिरिराज जी कार्रवाई करने से? आपके हाथ बंधे हुए हैं क्या गिरिराज जी कार्रवाई करने से? आपको किसी ने रोक दिया है क्या कि आप कार्रवाई मत कीजिए और ये देखकर कार्रवाई कीजिए कि कौन बीजेपी का है, कौन आरएसएस का और कौन कौन सी कौम का है? आपको जो आरोपी लग रहा है उस पर कार्रवाई करें ना। आप चिन्हित कीजिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की आपराधिक प्रवृत्तियों में शामिल हैं। करौली दंगे में हंसराम गुर्जर जो है वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, चेयरमैन रहा हुआ है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई है, उसका भी नाम दे रहे हो उस दंगे के अंदर। आप कैसे समुदाय की बात कर रहे हैं? और प्रदीप भटनागर जी, पहलू खां को मारा गया था उसमें आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता नामजद है। जिस पहलू खां को सड़क के ऊपर मारा गया था, चाहते हैं कि आपसे सवाल ना किया जाए, नहीं आप चाहते हैं कि आपसे सवाल ना किया जाए। नहीं नहीं कहता रहा हूँ, अब मैं कहता रहा हूँ आपसे सवाल ना किया जाए। अरे भाई आप सरकार में बैठे हो, आपसे आपकी जवाबदेही है, हम तो सवाल पूछेंगे आपसे। आप सत्ता में बैठे हो, राजस्थान में सरकार में बैठे हो, हमारा काम है सवाल पूछना। बिल्कुल जवाब देंगे। राहुल गांधी सवाल नहीं सुनाते, फिर कमिटी लगती है आगे, जब केंद्र सरकार जवाब नहीं देती है, जब फिर बीच में खुल जाते हो आप लोग। इन पर जवाब देने के लिए कुछ है नहीं पल्लवी जी, तो भीतर भीतर भाग रहे हैं। हाँ, और कुछ भीतर बात करेंगे। राजस्थान में तो जिम्मेवारी है और केंद्र में जिम्मेवारी नहीं है। सवाल पूछने वाला देश जो है बिल्कुल पूछिए ना, किसने मना करा है? सवाल के जवाब के लिए तो बैठे हैं हम। आप एक जिम्मेदार सरकार में जिम्मेदार नुमाइंदे बैठे हैं ना जवाब देने के लिए। आज तक तो जवाब दिया नहीं। अभी एक कहता रहा हूँ, आज तक इसके देश के अंदर एहसान किया है प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने आज तक देश को संबोधित नहीं किया कि हमारे भाईचारा बना के रखे देश के अंदर। आप चिढ़ गए, चिल्ला रहे हैं, आप चिल्ला। और आपके ही पार्टी के प्रवक्ताओं ने देश में झेर बोलने का क्या होगा? आपके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने देश में झेर बोलने का काम किया। देश को एहसान करने का काम आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने किया है। आप 3 लोगों की आवाज दबाना चाहते हैं चिल्ला के। नहीं, चिल्ला के नहीं करना चाहता। आप चिल्लाते रहे हो, आप समझता से बात क्यों नहीं कर रहे? चिल्ला क्यों रहे हैं आप? 3 लोग आपसे सवाल कर रहे तो आप चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो भाई? क्या चिल्लाने के लिए बैठे हैं? तसल्ली से बात कीजिए ना आराम से, नॉर्मल वे में। चिल्ला रहे हैं आप बैठ के, आवाज भी ऐसी है मेरी, तो क्या करेंगे आप? तो कम कीजिए फिर। आप तो मुंह में टॉफी रख लीजिए या रुमाल लगा लीजिए मुंह के अंदर। ठीक है भटनागर जी बताएं। पल्लवी अगर आप कहें तो मैं ये एक छोटी सी बात जरूर पर रखना चाहूंगा। बताएं। जी मैं बोल रहा हूँ। जी गर्ग साहब, अभी आप कह रहे थे कि जो दंगा हुआ था उसमें आरएसएस या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता था जिसको आप लोगों ने गिरफ्तार किया। ये मतलूक अहमद क्यों लापता है, क्यों आपको धोखा देके गायब है तब से, उसको क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाए? इससे ही आप सहमत हो? मतलूक अहमद को आज तक अरेस्ट नहीं कर पाया। उसी तरह से हंसराम गुर्जर जो है बीजेपी के पूर्व चेयरमैन है, वो भी फरार है, वो भी अभी तक अरेस्ट नहीं हो पाए हैं। मैं आपको अपडेट बता दूं। ये कि आप इससे आपकी कमजोरी नहीं नजर आती? एक जगह आप मतलूक अहमद को छोड़े हुए हैं, गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम बहुत वो है। इससे सीधे लगता है कि आपका एक पक्षपातपूर्ण रवैया है। आप एक कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं जो बीजेपी आप पर आरोप लगाती है, और आप इससे बच नहीं सकते हैं। उसके लिए नहीं मानेंगे आप मतलूक अहमद। अरे भाई सरकार गहलोत जी को ना, अशोक गहलोत जी को बोलिए, पुलिस पकड़िए भाई। ये किसकी जिम्मेदारी है बताइए ना? की आवाज कम कराइए, बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं। ठीक है विनोद जी मेरे से सवाल कर रहे हैं। विनोद जी के मेरे बात चल रही है, आप बीच में क्यों फुटक रहे हैं? आप बीच में क्यों फुटक रहे हैं? आपको बीच में किसने बुलाया? आपको टाइम आए तो बोलना। आप
प्रदीप भटनागर जी, चलिए अब उनका भी जवाब ले लेते हैं ना सर, बहुत देर हो गई है, वो भी बड़ी देरी से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बताइए प्रदीप भटनागर जी। वो तो बोल रहे थे इंतजार का कर रहे थे, सवाल नहीं ले पा रहे ना, वो विपक्ष में बैठे हुए हैं राजस्थान में, तो अब वो आपसे सवाल तो पूछेंगे ही, बिना सवाल पूछे कैसे छोड़ देंगे? अभी तक तो वो बस आपकी बातों का काउंटर कर रहे हैं। भटनागर जी, मैं तो कह रहा हूँ, अभी गर्ग साहब अगर कह रहे हैं कि जी। फलाना ढिमकाना फरार है, चल ठीक है, अगर भाजपा कार्यकर्ता है या वो कोई किस समुदाय का, तो आप पकड़िए ना, पुलिस क्या कर रही है आपकी? आप एक प्रेस रिपोर्टर को पकड़ने के लिए आप सरकार, अपनी सरकार के जो कानून, पुलिस का नाजायज फायदा उठाते हैं और नोएडा बैठा देते हैं, और कितने 20-20, 25-25 पुलिस वाले भेजते हैं आप, अधिकारी भेजते हैं आप। ये कैसा तरीका है आपका? एक एंकर को पकड़ने के लिए आप राजस्थान पुलिस के घर बैठा दी, बिना नोटिस के, उसको घुसेड़ दी घर के अंदर, और आपसे मुजरिम पकड़े नहीं जा रहे। अरे मुजरिम मुजरिम होता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। मैं तो कह रहा हूँ, अगर लगता है आपको भाजपा का, अगर वो चेयरमैन है, जो भी पर्सन है, और वो मुजरिम, तो पकड़िए ना भाई, किसी ने मना करा है? अब आप नाकामी अपने यहाँ बताएंगे तो कैसे काम चलेगा? और आप 51 लाख रुपए जो आप दे रहे हैं, क्या जता रहे हैं आप? देखिए, क्या कन्हैया लाल वापिस आ जाएंगे क्या? और आप जो वही देखिए, ये जो हमारे साथ जो बैठे हैं, जिन्होंने वक्तव्य विनोद जी ने दिया कि पुलिस की हर, जी बिल्कुल बता रहा हूँ, जो भी FIR होती है वो डीसीपी को, डीसीपी से गृह सचिव से मुख्यमंत्री को पता होती है। बता देता हूँ आपको मैं, तो आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते आप इन चीजों से, क्योंकि प्रदेश में जब ये चीजें चलती होती है, दंगा फसाद, तो मुख्यमंत्री को अपनी पैनी निगाह छोटी छोटी चीजों पर रखनी पड़ती है। जो मुख्यमंत्री छोटी चीजों पर पैनी निगाह रखते हैं, उत्तर प्रदेश की तरह दंगा मुक्त करा लेते हैं। एक विशेषता चीजों को ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आप मुख्यमंत्री बने, आज तक आपने गृह मंत्री आपने अब तक चुनाया नहीं कि आप गृह मंत्री कौन है। आप खुद गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, आप गृह मंत्रालय संभाले तो उसकी जिम्मेदारी तो बनती है ना देनी आपको। और जब आप उनके बेटों को नौकरी देना चाहते हैं, आपने बोल तो दिया, अब चुनाव आ जाएंगे, तो बताइए आप नौकरी कहाँ देंगे, किसको देंगे? नौकरी आप तो है ही नहीं। आपने 600 लोगों को नौकरी दी है 5 वर्ष के अंदर, और झूठा आश्वासन देके आ गए मुख्यमंत्री जी। ये बड़ी चीजें देखने वाली। देखिए, आज मैं जो कह रहा था जनसंख्या के ऊपर, आज राजस्थान की जनसंख्या अगर 6 करोड़ के आसपास ऊपर है, तो इसमें 10% संख्या जो है मुस्लिम समुदाय की भी है। भाई ये तो थोड़ा सा बता दीजिए, वही समुदाय ऐसा क्यों है जो कि वो आज दंगा फसाद पे, आगजनी पे, एक शांत राजस्थान में उपद्रव मचाने में क्यों लगा? ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे तो देखिए पूछा जाएगा, और क्यों नहीं पूछा जाए? क्या चाहते हैं आप? एक समुदाय को वोट बैंक बना के आप आगे लाना? आप उन्हें इसलिए बताना चाहते हैं कि वो वोट बैंक है? आप एक कुछ विधानसभाओं में उनकी संख्या ज्यादा है। सवाल सर्वे जरूर है, मगर आपके इसके जवाब नहीं है। इन चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपने NIA भी कहा, NIA उसी दिन जिस दिन ये घटना हुई थी, रात को ही NIA की टीम दिल्ली से निकल चुकी थी, और NIA की टीम में जितनी चीजें, मुख्यमंत्री जो वक्तव्य जो दे रहे हैं वो उनका वक्तव्य दे रहे हैं। बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। आज राजस्थान को जो जरूरतें थी, आज जरूरतें वो खत्म कर दी। आज वोट बैंक के तरीके से जो अशोक गहलोत जी देख रहे हैं, उपचार दिख रहे। राहुल जी क्यों बैठे हैं? अब राहुल जी तो कहीं नहीं, आसाम दे तो बहुत जल्दी बोल पड़े थे, और बड़े कड़े शब्दों में लिखा था उन्होंने कि आसाम के अंदर मुस्लिम समुदाय के ऊपर आपत्तिजनक उस पर जुल्म करा जा रहा है, सरकार की तरफ से उन्हें मारा जा रहा है, फलाना ढिमकाना। आज क्यों नहीं कहा जा रहा? तो मोदी जी को बुलवाओ ना, अमित शाह जी को बुलवाओ ना, इनको भी तो बुलवाओ आप। इनके भी तो मुंह पे जो ताला लगा हुआ उसको खुलवाओ कि देश के नाम संबोधित करे, कहेगा एहसान दुनिया देश के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है उनको भी अक्ल दो कि जहर नहीं बोले। ये नहीं पहुंचती, सुन लीजिए, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता को बना के बिठा रखा है, उनको भी अक्ल दो कि देश के अंदर हमारा स्टैंड शांत रखे। इस तरह के उपदान बयान और इस तरह के अशांति के वातावरण तो नहीं बनावे। बड़ी चीज तो ये है, आज आपने राजस्थान को कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया, और आप पूरे देश के अंदर जहर बोल रहे हो आप। तो आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता जहर बोल रहे हैं पूरे देश के अंदर। आप किसी बात कर रहे हो? राजस्थान की पूरे देश में अशांति हो रही है, पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है आपके राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के कारण। एक प्रदेश बताइए आप। सर, रामनवमी के समय में जगह जगह जो दंगा हुए हैं उसको लेकर बोल रहे हैं कि किस तरीके से सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच की ये खाई पड़ती जा रही है। गिरिराज जी, एक तो आप लगातार बोलते जाते हैं सर, ना किसी का सवाल सुनना है ना आपको, ना कुछ।
प्रदीप भटनागर जी, देखिए, सांप्रदायिक दंगे की अगर बात है तो रामनवमी से जो चीजें चली आ रही हैं देश में, वो ये बताने के लिए काफी है कि वाकई में हमारे देश में एक खाई अब बढ़ती जा रही है। दो कौम की जो लड़ाई है वो अब खुलकर सामने आने लगी है। तो सांप्रदायिक मामले में अब हम शांत तो नहीं रह गए हैं सर, ये आप भी मानेंगे प्रदीप भटनागर जी? जगह जगह जो दंगे हुए, हिंसा हुई, ये बताने के लिए काफी था। प्रधानमंत्री के संबोधन से कानून व्यवस्था अगर संभल रही है तो बहुत अच्छी बात है। प्रदीप भटनागर जी, फिर तो सभी को पत्र लिख देना चाहिए कि बस संबोधित करते रहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कानून व्यवस्था संभलती रहेगी। बोले तो सही, वो देश को संदेश तो जाएगा ना। प्रदेश की सरकार क्या करेगी अगर बच्चे नहीं संभालना? तो प्रधानमंत्री संभाल लेंगे सबको। क्यों बैठे हैं आप गद्दी पे? फिर छोड़ दीजिए इनको। आपके बच्चे नहीं है तो प्रधानमंत्री जी ने खुद आके ट्वीट करके शांति की सबसे प्रार्थना करी और बोला कि देश में शांति बनाए रखिए। ये जो आज अशांति की बात कर रहे हैं, आज ये अशांति नहीं थी, ये घटना थी, ये जिहादी था पंथा, ये कट्टरता दिखाई गई, साफ दिखाया गया, जिसमें एक पुलिस का राजस्थान का एक सिपाही भी घायल हुआ। और उस सिपाही को तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, करना चाहूंगा। अपने जान की परवाह ना करके उस आदमी ने लड़ाई लड़ी। मैं तो उन पड़ोसियों से धिक्कार करूंगा, उस कन्हैया के पड़ोसियों को जिन्होंने कुछ नहीं किया और मूक दर्शक की तरह देखते रहे। ये बहुत बड़ी चीज है देश बोलने वाली की, जो मूक दर्शक की तरह पड़ोसी देखते रहे। और एक सिपाही ने लड़ाई लड़ी साथ में, जो घायल है आज में अस्पताल में है। उसने अपना कर्तव्य वर्दी का निभाया, फर्ज निभाया, मगर पड़ोसियों ने जो कायरता दिखाई तो बहुत दंडनीय और बहुत, मैं इसकी निंदा करता हूँ कि ऊपर वाला ऐसे कन्हैया जैसे पड़ोसी किसी को ना दे। विनोद शुक्ला जी, देश भर में क्या सांप्रदायिक माहौल अब खराब हो रहा है? जी पल्लवी, मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे बोलने दिया जाएगा, बीच में कोई नहीं टोका टोकी करेगा, इसलिए कि आदमी डिविएट होता है। देखिए, मैं पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा था कि कांस्टेबल या किसी की जिम्मेदारी हो अपने से करता है, उसका एक प्रोसीजर होता है, लेकिन अल्टीमेटली पॉलिटिकल जो लीडरशिप होती है वो डीजीपी और चीफ होम सेक्रेटरी इन सब पर अपना कमांड रखती है, और जो पॉलिटिकली सेंसिटिव मामले होते हैं उस पर पॉलिटिकल लीडरशिप नजर रखती है। एक बात। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री का बयान नहीं आ रहा है, गृह मंत्री का बयान नहीं आ रहा है। अगर हर इशू पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ही निर्णय करना है तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट दिया हुआ है कि ये प्रदेश की जिम्मेदारी है, फिर यहाँ पर राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और सीआरपीएफ को तैनात कर दिया जाए, सारे मामले हैंडल हो जाएंगे। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि सांप्रदायिक खाई बढ़ती जा रही है, और इस तरह की सिचुएशन रामनवमी और जो या उसके बाद की घटनाएं बढ़ी, मैं तो कहूंगा कि उसका एक्सटेंशन तब हुआ जब विवादित बयान के बाद से मामला शुरू हुआ था। लेकिन आप याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश में लगभग 18% से थोड़े ज्यादा माइनॉरिटी है, और राजस्थान में 8.2% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश में 18.4% के आसपास। वहां भी घटनाएं हुई, वहां भी जुम्मे के नमाज के बाद तोड़ फोड़ पत्थरबाजी हुई, लेकिन वहां पर सख्ती के साथ निपटा गया। मामला अदालत में गया कि गलत ढंग से घर गिरा दिया गया और बदले की भावना के साथ गिरा दिया गया। कोर्ट में सरकार ने बताया कि नहीं, गलत ढंग से काम नहीं किया गया है, जो चीज किया गया है ठीक से किया गया है। और एक और बात मैं बता दूं, लोग ये बोलते हैं कि वहां पर सैफरन के क्लैड मॉन्क है जो चला रहा है। एक इस तरह की अफवाह वाली घटना अयोध्या में हुई थी, जहां पर कुछ हिंदू नवयुवकों ने वो किया था, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। जब आप संविधान की शपथ ले लेते हैं, तब अगर आप हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे, तब आप इस तरह की बात करने लगेंगे, तो आप संविधान के साथ समझौता कर रहे हैं, आप अपनी शपथ के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जिस तरह की घटनाएं राजस्थान में नजर आ रही हैं, जिस तरह का पक्षपातपूर्ण, जिस तरह का लैकलस्टर अप्रोच राजस्थान में नजर आ रहा है, और हर चीज के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और बाकी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, ये ठीक नहीं है। ये आपका अपना फेलियर दिखाता है।
और यही फेल्योर था, इसी तरह की स्थिति थी जिसके कारण महाराष्ट्र की गवर्नमेंट अनपॉपुलर हुई और उनके अपने लोगों ने साथ छोड़ा। बिल्कुल। राजस्थान में कमोवेश स्थिति ऐसी ही है जहां लोगों ने, जनता का विश्वास हो गया है, लेकिन चुनावी मजबूरी ये होती है कि आप 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, यहां पर आप सरकार को रिकॉल करने का प्रोविजन नहीं है। इसलिए राजस्थान की जनता की ये मजबूरी है कि 5 साल तक राजस्थान सरकार को बर्दाश्त करना पड़ेगा, अन्यथा जिस तरह की स्थिति राजस्थान में पैदा हुई है वो पूरी की पूरी क्योस वाली स्थिति है और ऐसा कहीं पर नहीं हुआ है। ऐसा पूरे प्रदेश में जहां पर और ज्यादा भयावह स्थिति हो सकती रही है इसके पहले, अब तक नहीं हुई है। इसलिए राजस्थान में मुख्यमंत्री पूरी तरह से इस मामले में नाकामयाब रहे हैं। एक और मैं बात बता दूं, जो ये बात को कहा गया कि यूएपीए और एनआईए मुख्यमंत्री या बाद में इंटरवीन करने पर आया, एनआईए उसी शाम आ गई थी और एनआईए के कहने पर एफआईआर को रजिस्टर किया गया। आप इसको गूगल पे सर्च कर लीजिए, मेरे बात पर मत भरोसा कीजिए। यूएपीए को के धाराओं को रजिस्टर किया गया और उस रजिस्टर करने के बाद ही यूएपीए उसमें इंक्लूड किया गया। तो ये जहां पर कुछ अच्छा हो रहा है वहां पर अपनी पीठ थपथपाएं, इससे काम नहीं चलेगा। जो सही है, जो उचित है, राजस्थान के मुख्यमंत्री वो करे तो राजस्थान के लोगों को ज्यादा। प्रदीप भटनागर जी, प्रदीप भटनागर जी जी बताइए सर। अभी मैं सुन रहा था, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि गृह मंत्री ने अगर संज्ञान लिया तो एनआईए भेजी। और देखिए, ये राज्य सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस कहती आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकारों में इन्वॉल्व होती है, सरकार गिराना चाहती है, पुनः जिनका। तो मैं इनकी बात तो कह दूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी तो केंद्र में बैठी है और सब राज्यों पर निगाह है, मगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये कहना बड़ा दुखदायी हो जाता है कांग्रेस के लिए कि देखिए हमारे तो इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे इसमें, और ये हमारे सत्ता में, हमारे शासन में ये आपत्ति जगाए क्योंकि चुनाव आ रहा है। बड़े इल्जाम देने में आगे हैं क्योंकि सब संभलानी चीज तो आज बोलने में आसानी। तो मैं थोड़ा सा इस चीज का जवाब दे दूंगा। देखिए, आज जो आज हालात जो बन चुके हैं राजस्थान में, उसको संभालने में बहुत समय लगेगा और राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार बैठी है जनता। आज चुनाव हो, आज गहलोत साहब नजर नहीं आएंगे, कहाँ चले गए, कितने पीड़ित हैं वहां के लोग। क्यों? क्योंकि वो एक जो सपोर्ट करने में लगे हैं एक विशेष समुदाय, तो वो गलत है। मुख्यमंत्री के लिए जनता सब एक बराबर होनी चाहिए। और देखिए, वक्तव्य में मेरे साथी ने कही कि उन्होंने तो मुआवजा दिया, किनको मुआवजा दिया? जो दंगों में शामिल थे, जिन्होंने पत्थरबाजी करी और जिनके घर जले, जिनके घर टूटे, जिनको मारा गया, उनके साथ कोई नहीं थी। एक छोटे से झंडे के ऊपर एक दंगा हुआ था और किसने किया था वो, ये तो आपको पता है, एक समुदाय विशेष नहीं करा था। और ये जो हत्याकांड हुआ, ये डराना चाहते हैं, ये देश के हिंदुओं को डराने का ही सिस्टम दिखाया जा रहा है कि वीडियो बनाओ, पहले हत्या करने का तरीका दिखाओ और डराओ कि देखिए हम लोग ऐसे लोग हैं कि पीठ पे वार करते हैं, सामने से लड़ाई नहीं लड़ते हैं, कि हम लोग ग्रुप में झगड़ा पकड़ते हैं, अकेले अकेले लड़ते नहीं है। ये शख्सियत दर्शाती है। मगर देश में शांति बनाने के लिए आज जितने भी हमारे यहाँ देश में धार्मिक लोग हैं, आज उनको आगे आना चाहिए और खासतौर मुस्लिम समुदाय के लोगों को, जो हाजी मौलवी जो बैठे हैं, बुजुर्ग वर्ग बैठे हैं, कि आपके युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है, आपकी कट्टरता कहाँ जा रही है। यह लड़ाई कट्टरता से है, धर्म विशेष से नहीं है। आज कट्टरता से लड़ाई है। क्यों कट्टरता बढ़ती जा रही है? आज पूछता उसके चाहिए। आज ये बीज कट्टरता के क्यों बोल जा रहे हैं? आज शांति दूत ही क्यों लगे हुए हमला करने में, इन चीजों में? अब देखिए, आज जगन्नाथ यात्रा है राजस्थान के अंदर, देखेंगे कितनी गंगा जमुना तहजीब है, वो भी दिखाई देगी आपको आज। गिरिराज जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भटनागर जी शायद जानकारी का अभाव है इनको। जो कांस्टेबल घायल हुआ है वो राजसमंद के अंदर विरोध प्रदर्शन के द्वारा घायल किया गया है। वहाँ जो घटना कन्हैयालाल जी के साथ हुई, वहाँ वो कांस्टेबल नहीं था। आप अपडेट होके आइए जब बैठे तो, और उसको मुख्यमंत्री जी हॉस्पिटल में मिले। अब एक एक करके बात कर लेते हैं सर, एक एक करके बात कर लेते हैं। प्रदीप जी, उनको बोलने दीजिए। भटनागर जी, उनको बोलने दीजिए।
आप सुनिए हकीकत को, नहीं लग रही। मैं कह रहा हूं हकीकत कि को सुनिए ना, आपने लिया, आपको जानकारी नहीं थी, वो बता रहा हूँ ना आपको, व्यवस्था नहीं थी आपकी वो कर रहा हूँ ना आपसे, फिर बैठा हूं मैं सर, मैं बैठा हूं। अपडेट बता रहा हूँ ना आपको, जो कहलाना था वो कह दिया आपने, ठीक है। सुनिए ना आप फिर कहते हो बीच में डिस्टर्ब करते हैं। मैंने सुनी ना पूरी बात आपकी, आप सुनिए पूरी बात तसल्ली से। वो कांस्टेबल राजसमंद जिले में तैनात था, जहां विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां लोगों ने अशांति फैलाने की कोशिश की, वहां वो कांस्टेबल ड्यूटी पे था, वहां घायल हुआ है और वो अभी अजमेर हॉस्पिटल में भर्ती है। मुख्यमंत्री जी उससे भी मिल गए हैं। मैं आपको बता दूं, वो कांस्टेबल कन्हैयालाल जी के दुकान के आसपास नहीं था, वहां वो घायल नहीं हुआ है। दूसरी बात जो आपने कही कि राजस्थान की पूरी फेलियरनेस है, भारतीय जनता पार्टी का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं श्रीमान कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा के राजस्थान में सरकार गिराने का प्रयास किया था। 32 रोज तक राजस्थान के कांग्रेस के 19 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी गोद में बिठा के हरियाणा में बैठी हुई थी, जहां चारों तरफ मिलिट्री लगा रखी थी। उनका परिवार का आदमी भी नहीं मिल सकता था। ये हाथी के कृत्य थे जो पूरे देश में देखे हैं। असली भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा यही है कि राजस्थान के अंदर उनकी एंट्री नहीं हुई। और आप जो जनता की बात कर रहे हैं, आपको क्यों रख रखा है फिर आपने? सुनिए तो सही है, आप पूरी बात तो सुनिए, आप बीच में ना तो डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप सुनिए पैशन से, मैं बता रहा हूँ ना हकीकत। और आप जो जनता की बात कर रहे हैं ना, जनता ने राजस्थान के अंदर 3 साल में जो उपचुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जमान से जब्त हुई है। आप ये भूल जाइए, 6 चुनाव हुए उप विधानसभा के, 5 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने हारे हैं, 1 सीट जीती है। 1 लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हारी है। इसलिए आप जनता की बात मत करिए, ये ख्याली पुलाव जो आपके बने हुए हैं। और राजस्थान के अंदर जो स्थितियां है वो मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं ठीक करने की। और राजस्थान में तो आप बार बार दंगे की बात कर रहे हो ना, छुटमुट घटनाएं हो रही है, 24 घंटे के अंदर उनको काबू कर लिया जाता है। ज्यादा ना ये दंगा जब होता है, जब दंगे के अंदर कैजुअलिटियां होती है, लगातार 5-5 10 रोज तक कर्फ्यू रहता है, उसको दंगा कहते हैं। छोटी मोटी घटनाओं को दंगा नहीं कहते हैं। और आप ही के विचारधारा के लोग ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द मिले। आप जो देश की बात कर रहे हैं, बोलिए कि वो भी उठाएंगे, अपना चलाएंगे। चलिए ठीक है। देखिए गर्ग साहब, हम तो यही चाहेंगे कि राजस्थान में शांति बनाए रखें सभी लोग, और कानून व्यवस्था को जितना भी चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है उस पर भी सरकार ध्यान दे। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।